निकाले जा सकते हैं, एक सिक्योरिटी से रिटर्न निकाले जा सकते हैं। जब मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं, रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन और मोर, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिसे मैं बुलाऊंगा आर पी। तो आर पी किसके बराबर होगा? सम रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी इन ए पोर्टफोलियो और मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सिक्योरिटी इन ए पोर्टफोलियो। ठीक है, यानी हम इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, समेशन आर एस इंटू डब्ल्यू एस। एक सिक्योरिटी का रिटर्न और उसका पोर्टफोलियो में वेट, यानी रिटर्न किसके बराबर है पोर्टफोलियो का? वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रिटर्न। वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज in a portfolio is called portfolio return। ये है एग्जाम्पल। पहले छोटा सा एग्जाम्पल करा देता हूं, फिर इसका बी पार्ट रिस्क लिखाऊंगा। फॉलोइंग आर प्राइस ऑफ शेयर ए एट द एंड ऑफ years and dividend received each year। प्राइस 80, 90, 115, 107 और 122। डिविडेंड 5, 3, 9, 2, 6। इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ year 1 65। Calculate actual returns of each year and expected return for सिक्स ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बताना है, पिछले 5 साल के एक्चुअल रिटर्न भी बताने हैं।
हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। हियर 1 2 3 4 5 प्राइस एट द एंड, प्राइस एट बिगनिंग, कैपिटल गेन, डिविडेंड, टोटल गेन, प्राइस एट द एंड 80 रुपए, 90 रुपए, 115, 107, 122। पहले साल के एंड में 80 रुपए का शेयर हो जाता है और हमने 65 रुपए के भाव से खरीदा था। पहले साल के शुरू में 65 रुपए बिगनिंग में था। तो कैपिटल गेन कितना मिला? आपने 65 रुपए का इन्वेस्ट किया, साल के एंड में 80 रुपए का है, तो कैपिटल गेन हो गया 15 रुपए फर्स्ट ईयर का। फिर दोस्त सेकेंड ईयर के एंड में 90 रुपए का है, लेकिन सेकेंड ईयर के बिगनिंग में, यानी जिसे आप क्या बोलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, तो फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का बिगनिंग, प्राइस था 80 रुपए। इसका मतलब इस साल का कैपिटल गेन 10 रुपए। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 90, अगले साल के लिए क्या हो जाएगा 115, फिर हो जाएगा 107। तो 115 हो गया 90 रुपए वाला, तो कितने रुपए से बढ़ा 25। 107 हो गया 115 वाला, तो माइनस के 8। 122 रुपए हो गया 107 वाला, यानी कि फिर से 15 रुपए। तो आपको बस एक बिगिनिंग का प्राइस चाहिए और हर ईयर एंड का चाहिए। फिर आप कैलकुलेट करते जाएंगे हर साल कितने कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, कैपिटल गेन मिले, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डिविडेंड कितने मिले 5 3 9 2 6, टोटल कितना मिला 15 रुपए कैपिटल एप्रिसिएशन, 5 रुपए का डिविडेंड यानी कि 20 रुपए। 10 रुपए का कैपिटल गेन, 3 रुपए का डिविडेंड यानी कि 13 रुपए। 25 रुपए का कैपिटल गेन, 9 रुपए का डिविडेंड यानी कि 34 रुपए इस साल मिले। -8 का कैपिटल गेन और 2 रुपए का डिविडेंड यानी कि माइनस के 6 मिले। 15 रुपए का कैपिटल गेन मिला, 6 रुपए डिविडेंड के मिले, 21 रुपए। रिटर्न निकालना है कितना आएगा हमारा, ठीक है। रिटर्न परसेंटेज में आएगा ये कैसे आएगा, फॉर्मूला इसका 65 रुपए इन्वेस्ट किए थे आपने साल के शुरू में, और साल के एंड में कितने रुपए का गेन मिला टोटल 20 रुपए इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन एज वेल एज डिविडेंड। आप पहले साल को देखो 65 रुपए लगा के 15 रुपए से तो कैपिटल ग्रोथ मिल गई, 5 रुपए से डिविडेंड मिल गए, तो टोटल 20 रुपए मिल गए। तो क्या आएगा यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही अगले साल का क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय 80 प्राइस एट द बिगिनिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरे साल का क्या आएगा 34 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, -6 मिले, -6 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100। 21 रुपए मिले 107 रुपए पे, 21 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100। ये लो, बिल्कुल सीधा साधा कॉन्सेप्ट है दोस्त। 65 रुपए पे खरीदता हूँ, 80 रुपए हो जाता है, इस दरमियान 5 रुपए डिविडेंड भी ले लेता हूँ, तो 15 रुपए का कैपिटल गेन, 5 रुपए के डिविडेंड, 20 रुपए कमाए, तो कैपिटल गेन 15 प्लस डिविडेंड 5 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100। परसेंट में निकालना है 20 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, 30.76%। तेरह डिवाइडेड बाय 80, 16.25%। 34 डिवाइडेड बाय 90, 37.77%। 6 डिवाइडेड बाय 115, 5.21 माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 107,
इंटू 100, 19.62%। ये मेरे एक्चुअल रिटर्न आए हर साल के, ये एक्चुअल रिटर्न हो गए पास्ट के। मुझसे पूछा है छठे साल, अगले साल के लिए, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पास्ट डेटा से कैसे निकाला जाता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न 6 ईयर, 30.76 प्लस 16.25 प्लस 37.77 माइनस 5.21 प्लस 19.62 डिवाइडेड बाय 5। जितने रिटर्न उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे 0 भी होता किसी साल का, तब भी दोस्त वो एक साल काउंट किया जाता। तो रिटर्न 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो पूरा साल काउंट किया जाएगा। जिस नेगेटिव में काउंट किया तो 0 में क्यों नहीं करते? तो 30.76 प्लस 16.25 प्लस 37.77 माइनस 5.21 प्लस 19.62, 99.19 डिवाइडेड बाय 5, 19.83%। 838 है, मैंने राउंड ऑफ 83 ही लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत सारा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर 19.83%, या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं इस शेयर के मीन रिटर्न 19.83% आते हैं ऑन एन एवरेज। दोस्त, ऐसा कोई फॉर्मूला दुनिया में आज तक नहीं बना जो ये बता दे कि इस शेयर से इतने परसेंट रिटर्न आएगा। मार्केट टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, वो कहीं पे भी जा सकता है। कितना भी अच्छा शेयर खराब हो सकता है, कितना भी खराब शेयर बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए हम दोस्त कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ उसके पास्ट ट्रेंड को ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि हर साल इतने इतने रिटर्न आए हैं और उनका एवरेज, उनका मीन ये आता है। तो नॉर्मली मीन रिटर्न को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं कि हिस्टोरिकली इस शेयर ने ऑन एन एवरेज 19.83% रिटर्न दिया है। मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के बारे में कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर हर 5 साल में डबल हो जाता है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 20% रिटर्न देता है। लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है किसी साल उसने नेगेटिव दिया हो, किसी साल 10 दिया हो, किसी साल 40 दिया हो, किसी साल 80 दिया हो। पर हिस्टोरिक एवरेज क्या बताता है कि 20% रिटर्न RIL से आता है, क्योंकि हर 5 साल में वो डबल हो जाता है। तो ये हिस्टोरिक एवरेज के बेस पे हम उम्मीद करते हैं ये रिटर्न आएंगे हमारे। तो एक तरीका ये होता है कि हम हिस्टोरिक एवरेज से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है, हम दोस्त एंटिसिपेट करते हैं नेक्स्ट ईयर इस कंपनी की सेल इतनी होगी, नेक्स्ट ईयर इस कंपनी के प्रॉफिट इतने होंगे, उसके आधार पे EPS इतना होगा, उसके आधार पे इसका प्राइस इतने रुपए होगा। तो हम दूसरा केस लेके चलते हैं जहां हम नेक्स्ट ईयर को एंटिसिपेट करते हैं और हम नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोबेबिलिटी के बेस पे निकालते हैं। किस काम के होने की कितनी संभावना है वो चेक करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इतनी सेल होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है, नेक्स्ट ईयर इसका इतना प्रॉफिट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर की सेल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर के प्राइस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर के रिटर्न की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो रिटर्न और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं, जिसे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न बुलाते हैं। तो नेक्स्ट लिखें आप, following are expected price and their probability in case of share A। A शेयर के बारे में आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है और उनके प्राइस दिए गए हैं। प्राइस, प्रोबेबिलिटी, ये प्राइस है आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर 600 रुपए, 550 रुपए, 450 रुपए,
50% प्रोबेबिलिटी, 30% प्रोबेबिलिटी, 20% प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1। करंट प्राइस ₹500। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब बताना है रिटर्न कितना आएगा नेक्स्ट ईयर। प्राइस आफ्टर ईयर 1 क्या रह सकता है? 600, 550, 450। दूसरे कॉलम में लिखें करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या है? 500, 500, 500। कैपिटल गेन कितना आएगा? कोई चीज अभी 500 रुपए की है, 1 साल बाद मुझे लगता है 600 की हो जाएगी, तो कैपिटल गेन कितना आएगा? 100 रुपए। 550 की हो गई तो 50 रुपए, 450 की रह गई तो माइनस के 50। रिटर्न कितने आएंगे? 500 की है, 100 रुपए बढ़ सकती है तो 20%। चाहो दोस्त ऐसे लिख लो, 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। 100 रुपए का कैपिटल गेन मिलेगा, डिविडेंड नहीं लिया है हमने। और कितने पे मिलेगा? 500 रुपए के करंट प्राइस पे, तो 20% रिटर्न मिलेगा। अगर 50 रुपए का कैपिटल गेन मिला तो रिटर्न मिलेगा 10%। 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर नेगेटिव चला गया तो ये मिलेगा माइनस का 10%। -50 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। और ये वाला था 50 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। ये 3 रिटर्न आने की संभावना है। या तो 20% रिटर्न आएगा, या 10% आएगा, या -10% रिटर्न आएगा। और इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 50%, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 30%, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 20%। तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी कर दो दोस्त। किस रिटर्न आने की कितनी संभावना है? 20% आने की संभावना 50%, तो 20% मल्टीप्लाइड बाय 0.50 तो क्या बना? 10%। 10% आने की संभावना 30%, तो क्या बना? 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.30 3%। -10% आने की संभावना 20%, तो -10 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 यानी माइनस का 2%, तो 11%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या माना जाएगा? 11%। तो ये 2 तरीके हैं मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के, जहां मैं एक बार तो इतिहास को खंगालता हूं और उसका एवरेज करता हूं। दूसरा जहां पे मैं फ्यूचर देखता हूं, फ्यूचर में क्या प्राइस रहेगा, किस प्राइस पे कितना रिटर्न मिलेगा। वो प्राइस कैसे निकाला जाता होगा वो दोस्त हमारे समझ से परे है। वो दोस्त टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं, जो रात दिन इसी काम को करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं इस शेयर का भाव इतना होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर, इतना होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर। वो पूरी कंपनी के फंडामेंटल को, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को, उसके क्लाइंट को, उसके सेल को, उसके परचेज को, सबको एनालाइज करते हैं। उसके आधार पे वो बताते हैं आफ्टर 1 ईयर दिस शुड बी द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी विद दिस प्रोबेबिलिटी। दोस्त बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है, तो शेयर की क्या बड़ी बात है। चलें आगे, फिर हम बात करते हैं रिस्क की। बी पार्ट, रिस्क मीन्स वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट in actual life. Return may not be same as it was expected.
it could be higher or lower than expected. This variation in expected result is risk. Risk is measured by standard deviation. Standard deviation is denoted by सिग्मा. ये है सिग्मा का साइन. रिस्क इज कैलकुलेटेड यानी वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स. मैं यहां 3 लिखूंगा. पास्ट डेटा, पास्ट सैंपल डेटा, और फ्यूचर डेटा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. इसका सम, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय n है. x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सम, फर्क कुछ नहीं है, n और n माइनस 1 का फर्क है. तीसरा फॉर्मूला है और इसका सम का अंडर रूट. x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू पी आई, उसका सम, उसका अंडर रूट. ये 3 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से मैं कैलकुलेट करता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन. ये फॉर्मूले क्या हैं अभी समझाता हूं, लिख लो पहले. हाँ जी दोस्तों, हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के, मतलब वेरिएशन निकालने के, मतलब रिस्क निकालने के. एक है पास्ट डेटा से. पास्ट डेटा मतलब जो हमें पिछले ईयर्स का दिया गया, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसे जो हमें पुराने ईयर्स का डेटा दिया गया है, उससे अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हमें डेटा दिया जाता है 10%, 20%, 30, 15, 12, 11. ये हमें रिटर्न दिए जाते हैं और इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है. जो डेटा हमें दिया जाता है हम उसे x बुलाते हैं. सीरीज जो हमें दी गई है उसे x बुलाया जाएगा. तो एक तो पास्ट का एक्चुअल डेटा दिया गया होगा, उससे निकालना है. फॉर्मूला होता है हमारा x माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर, समेशन डिवाइडेड बाय n और उसका अंडर रूट. ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का. एक और है जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. आपको बताया जाता है 2020 में ये रिटर्न आएंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी ये है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, 18 आ सकता है. बिग प्रोबेबिलिटी 0.20, 0.30, 0.50. तो तब आपको कैसे निकालना है, तो जहां प्रोबेबिलिटी दी गई होती है वहां n नहीं होता, यानी ये हट जाता है n वहां से, और इनटू में क्या चला आता है, प्रोबेबिलिटी. क्योंकि जब आप किसी भी डेटा को डिवाइडेड बाय n करते हैं, यानी अगर आपको ये 5 साल का डेटा 6 साल का दिया गया है तो डिवाइडेड बाय 5 करके 1 साल का बन जाता है. और सेम बात पी से मल्टीप्लाई करके भी आ जाती है. पी से मल्टीप्लाई करके भी 1 साल का डेटा बनता है और n से डिवाइड करके भी 1 साल का डेटा बनता है. तो मीन निकलता है या तो पी से मल्टीप्लाई करके या n से डिवाइड करके.
तो दो फॉर्मूले हैं मेरे, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू पी आई और उसका अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जहां पास्ट डेटा है वहां एक बनाने के लिए n से डिवाइड करूंगा, जहां फ्यूचर डेटा है एक बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। एक तीसरा और भी है जो वैसे आपको यूज नहीं करना है, n और ये वाला ही यूज करना होता है प्रोबेबिलिटी वाला। वो n माइनस 1 क्या है दोस्त, होता क्या है, आपको पास्ट एक्चुअल डेटा दिया है तो आप n ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको पास्ट सैंपल डेटा दिया हुआ होता है, पास्ट एक्चुअल और पास्ट सैंपल में क्या फर्क हुआ, आपको पास्ट डेटा दिया गया ईयर के साथ, दूसरा आपको बताया गया पिछले 20 साल में से आउट ऑफ 20 इयर्स 5 साल के ये हैं, तो वो कोई भी रैंडम 20 में से 5 लिए गए, यहाँ पे 5 में से 5 ही लिए गए हैं, यहाँ पे 10 में से 5, 15 में से 5, 20 में से 5 लिए गए हैं। तो ये पास्ट सैंपल डेटा है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अगर कोई रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट किया जाए तो वो मीन वैल्यू से कितना ऊपर या कितना नीचे हो सकता है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं इंडिया की एवरेज एज 38 इयर्स है लेट से, इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंडिया में हर व्यक्ति 38 साल का ही है। हम जिस व्यक्ति के दो सर पे जाके उंगली रखते हैं और उससे एज पूछते हैं वो 38 निकलेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मीन क्या है, मीन 38 इयर्स है। इसका मतलब 130 करोड़ भारतीयों की एज का सम किया गया होगा और उसे डिवाइड किया गया होगा 138 करोड़ 130 करोड़ जो भी नंबर है हमारे 138 130, तो 130 करोड़ भारतीयों की एज लेके डिवाइडेड बाय 130 करोड़ किया गया होगा तो वो 38 निकला होगा। लेकिन उसमें कोई 0 ईयर, कोई 1 ईयर, कोई 2 ईयर, कोई 80 ईयर, कोई 90 ईयर ऐसे भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज एज 38 है और मैं किसी भी व्यक्ति को रैंडम उठा लेता हूं तो मैं जानना चाहता हूं उस व्यक्ति की एज 38 से कितनी ऊपर या कितनी नीचे निकल सकती है। यानी कोई भी रैंडम वेरिएबल आ जाए तो वो मीन से कितना ऊपर कितना नीचे हो सकता है, ये ऊपर नीचे ही हमारा वेरिएशन कहलाता है। हम दोस्त यही बात अप्लाई करते हैं अपने रिस्क को कैलकुलेट करने में कि हम अगर इन्वेस्ट करें तो उसमें कितने रिस्क हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे एवरेज रिटर्न 20% आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 20 ही आएगा, तो 20 से कितना ऊपर या कितना नीचे भी आ सकता है। सर अगर ऊपर आए तो अच्छी बात होगी, नीचे आए तो खराब बात होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा पर्पस ये बताना नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मेरा पर्पस वेरिएशन बताना है। जो मैंने सोचा था उससे डिविएट कितना हो सकता है मुझे ये चेक करना है, तो ये डिविएशन ही रिस्क कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि वो मीन जो मैंने सोचा था उससे कितना अप डाउन मेरी वैल्यू हो सकती है। तो एक रैंडम सीरीज से, रैंडम वेरिएबल नंबर से हमें दोस्त ये फाइंड आउट करना है कि मीन क्या है और उनमें से कोई भी अगर आ जाए तो वो कितना मीन से अप या कितना मीन से डाउन हो सकता है, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 प्रकार से निकाला जाता है, पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा और एक तीसरा बताया पास्ट सैंपल डेटा। अब चूंकि सैंपल डेटा है तो एरर होने की संभावना ज्यादा है। यानी आपको दोस्त ये कहा जाए कि भाई सिर्फ चंडीगढ़ के पॉपुलेशन के बेस पे कहा जाए कि बताइए इंडिया की एवरेज एज क्या है, तो दोस्त आपने कहा चंडीगढ़ की एवरेज एज 35 है। उसमें से कोई भी व्यक्ति, यानी पूरे सैंपल क्या हो गया चंडीगढ़ के पॉपुलेशन और डेटा क्या हो गया इंडिया एज ए होल। तो अगर हम कोई सैंपल से चेक करते हैं तो वेरिएंस होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी अप डाउन होने की संभावना ज्यादा होती है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्त। सुनो, जैसे मान लो मेरे पास 10 बोरे हैं, 10 बैग्स हैं मेरे पास और इनमें राइस भरे हुए हैं, ठीक है। और मैंने एक एक करके सबको चेक किया, फिर मैंने देखा किसमें अच्छे हैं किसमें खराब हैं। मैंने चेक किया भाई इसमें 40% खराब है, ठीक है, 60% अच्छे हैं। एक तरीका तो ये है, तो मैंने ये एक्चुअल डेटा हो गया। इसका मतलब दोस्त इसका रिजल्ट वेरी हो करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने एक्चुअल डेटा लिया, सबको चेक किया। फिर मैंने दूसरा तरीका लगाया, मैंने कहा काम करता हूं कोई भी 2 चेक करके देख लेता हूं। उन 2 को चेक करके मैंने बताया सारे अच्छे हैं, या उन 2 को चेक करके मैंने बताया सारे खराब हैं। तो ये सैंपल डेटा है। तो यहाँ दोस्त एरर ज्यादा हो सकती है जहां आप खाली सैंपल से काम करते हैं।
तो जहां सैंपल से काम करते हैं तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नीचे और ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हम n की जगह n-1 यूज करते हैं। आपको पता होगा अगर n की जगह n-1 यूज किया जाए तो ये छोटा हो जाएगा नीचे, अगर नीचे दोस्त डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो ये अमाउंट बड़ी होगी, अमाउंट बड़ी होगी तो स्क्वायर रूट भी बड़ा आएगा। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए 9 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट करना है और मैं 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 का अंडर रूट करूं तो ये वाला जो है ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू छोटी आएगी। तो मैं एक जगह तो n ले लेता हूँ, एक जगह n-1 ले लेता हूँ। n-1 में वहां यूज करता हूँ जहां पास्ट सैंपल डेटा होता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है, आपको n-1 यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको या तो n या pi यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी। पर फिर भी दोस्त आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया कि अगर कभी हम पास्ट सैंपल डेटा यूज करते हैं तो एरर होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और इसके पीछे कोई साइंस काम नहीं करती, कोई साइंटिफिक रूल नहीं है इसके पीछे। हाँ, एक तरीका है ये बस कि भाई इतना ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये सीरीज है और इस सीरीज का मीन ये आता है और इसमें से कोई भी वेरिएबल रैंडम सेलेक्ट किया जाए तो वो मीन से कितना नीचे या कितना ऊपर निकलेगा। तो ये एक दोस्त मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हालांकि एक्चुअल में जो रिटर्न आते हैं वो दोस्त इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, रिस्क भी इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, बट काफी हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि कौन से शेयर ऐसे हैं जिनके रिटर्न कम ऊपर नीचे होते हैं। तो कम से कम इतना तो पता लग सकता है ना कि किनका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है, ये तो पता लगेगा। इसका मतलब जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है वो कम ऊपर नीचे होते हैं, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो एक शेयर ये है, एक ये है, एक ये है, तो हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हाँ ये शेयर अच्छा है क्योंकि इसके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ऊपर नीचे कम होते हैं इन दोनों की तुलना में, तो तीनों में ये अच्छा है। तो एटलीस्ट एक अंदाजा लगाया जा सकता है, सिलेक्शन करने में हेल्प की जा सकती है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये हेल्प कर सकता है आपकी कि भाई कौन सा ऐसा शेयर होगा जिसका रिटर्न ऊपर नीचे कम होता होगा। अगर हम सबको कांस्टेंट मान ले 6%, 6%, 6%, 6%, तो इसका मीन भी 6% आएगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 आएगा। इसका मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन ना होगा, ठीक है। 6% फिक्स आता है तो फिक्स ही आएगा, इसका मतलब शायद ये कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है, तो उसमें दोस्त स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा क्योंकि वहां पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। आप दोस्त मार्केट के उतार चढ़ाव से परे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली मेजर करता है उतार चढ़ाव। वो शेयर जितने ज्यादा उतार चढ़ाव रखते होंगे वो उतने ही ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। ये मेरा प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उतार चढ़ाव को फेस करेंगे। तो मुझे यही जानना है कि वो उतार चढ़ाव है कितना बड़ा। अगर बहुत बड़ा है तो मैं दूर रहूंगा, छोटा उतार चढ़ाव है तो मैं पसंद करूंगा, तो मैं उस उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करूंगा जो सबसे छोटा होगा। और उसी उतार चढ़ाव को दोस्त मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये हमारा दोस्त स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि दोस्त जब भी कभी आप सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होगा, उतार चढ़ाव जरूर होगा, और वो वेरिएशन अच्छा है कि कम से कम रहे, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया जाता है। यही मार्कोविस्ट कहना चाहते थे कि कभी आप दोस्त इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतार चढ़ाव तो फेस करने ही पड़ेंगे, पर हमारी कोशिश है कि उतार चढ़ाव जो है वो लीस्ट रहे, सो दैट हमारे रिटर्न अच्छे हों, फिक्स हों, प्रिडिक्टेबल हों, एस्टिमेटेड हों।